हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे सुरक्षा बलों ने अपने आप को बार बार साबित किया है, चाहे हौसला हो या सुरक्षा बलों के हथियार। इस खास बुलेटिन में पहुंचाएंगे आप तक रक्षा सुरक्षा रणनीति से जुड़ी हर खबर। तो शुरुआत करते हैं आज का रक्षक। अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी बस होने को है। तालिबान की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाएगा? तालिबान के बढ़ते प्रभुत्व के कारण हमारे कुछ पड़ोसी देश जश्न के मूड में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत कहां पर है और उसकी अपनी चिंताएं क्या हैं? क्या इन बदलावों का असर देश के अंदर भी पड़ेगा? अफगानिस्तान में सालों पहले जब पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ तो भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा जिसने अपनी क्षमता से आगे बढ़कर मदद के हाथ बढ़ाए। भारत की इस पहल ने अफगानिस्तान में जहां एक ओर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना में योगदान दिया, वहीं आम लोगों के जीवन में बदलाव की नींव भी रखी। दूसरी ओर अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान पर अपने यहां आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाती रही है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के समय अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की आशंकाएं बलवती हो गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्र में कई राष्ट्रों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल 1980 के दशक में दोनों देशों के संबंधों में एक नई पहचान मिली, लेकिन 1990 के अफगान गृह युद्ध और वहां तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध कमजोर होते चले गए। दोनों देशों के संबंधों को एक बार फिर तब मजबूती मिली जब 2001 में तालिबान सत्ता से बाहर हो गया। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में सबसे अधिक लोकप्रिय देश भारत है। इसकी बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का बड़ा योगदान है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लगभग 3 अरब डॉलर की सहायता दी है। इसके तहत अफगानिस्तान में संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है। दरअसल दोनों देश 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक अवसंरचना के क्षेत्र में शामिल हैं। लेकिन मौजूदा आशंकाओं के मद्देनजर भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों को तेज किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान और रूस यात्रा इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या कश्मीर की स्थिति पर अफगानिस्तान में बदलती स्थिति का कोई असर होगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कश्मीर ने वो दौर देखा है जब विदेशी आतंकियों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन सच ये भी है कि कश्मीर में हालात बदले हैं, जहां सीमा पार से आतंकियों का कश्मीर की धरती पर कदम रखना बेहद मुश्किल हुआ है। अफगानिस्तान में जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनमें भारत पर क्या असर होगा और आखिर अमेरिकी जो फोर्सेस हैं वो जब वहां से निकल जाएंगी तो किस तरह से भारत के लिए जो अफगानिस्तान की स्थिति होगी, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से किस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है। सर, सबसे पहली बात अगर हम करें भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर, तो जो अभी की ताज़ा स्थिति है उसमें इन रिश्तों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी जो अफगानिस्तान में स्थिति है वाकई चिंतित स्थिति है। और जिस प्रकार से अपने विदेश मंत्री भी अभी एससीओ में गए हैं, ईरान से बातचीत कर रहे हैं, रशिया से बातचीत कर रहे हैं, अफगान सरकार से बातचीत कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए भारत ज़रूर चिंतित है कि आज की तारीख में जब भारत ने काफ़ी कुछ निवेश किया है अफगानिस्तान के अंदर, और जो हम लोगों के रिश्ते हैं अफगानिस्तान सरकार के साथ और नॉर्दर्न अलायंस, जिसमें शामिल ताजिक हुए, उज़्बेक हुए, हज़ाराज हुए, इन सब के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और तालिबान जो है एक आतंकी संगठन माना जाता था, और अब जिस तरीके से वो क्रूर व्यवहार उनका है वो साफ साबित करता है कि वो आतंकी संगठन रहा है। लेकिन तालिबान की सरकार 5 साल पहले रही है, जब तक अमेरिकन
अमेरिकन अफगानिस्तान में नहीं आए, तो उन्हें सरकार चलाने का कुछ एक तजुर्बा जरूर है। और अब जब आ रहे हैं तो सबको मालूम है कि तालिबान किसके लिए, जिन मुद्दों के लिए खड़ा रहता है, वो है 18वीं सेंचुरी की सोच है, जिसमें कि औरतों को बुर्खा में डाला जाएगा, जो जितने मर्द होंगे वो दाढ़ी करके होंगे, कोई किसी के साथ मिलेगा नहीं, म्यूज़िक नहीं होएगा, कोई पतंग नहीं उड़ाएगा। इस तरह के जो व्यवहार है तालिबान का, उसको देखते हुए और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि तालिबान का तकरीबन 85% अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है, और अफ़गानिस्तान में भी तालिबान ने उज़्बेकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ जो अपने बॉर्डर्स हैं उनको भी बंद सील करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान के जितने भी तालिबान लड़ाई में अफ़गान नेशनल आर्मी के साथ घायल हो रहे हैं या जो, वो सब पेशावर मिलिट्री हॉस्पिटल पाकिस्तान में जाकर उनकी देखभाल होती है। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ खड़ा है, और जिस प्रकार से सुनने को आ रहा है यहाँ तक कि एयर सपोर्ट तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान को दे रही है। तो ऐसे माहौल में जब भारत का निवेश जो है तकरीबन $3 अरब का, जिसमें शामिल पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसमें शामिल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें शामिल अस्पताल हैं, दुनिया भर के सड़कें हैं, इन सबको देखते हुए ज़रूर हम लोग चिंतित हैं। और जिस प्रकार से कंधार में तालिबान ने जिस प्रकार से घेराबंदी कर रखी है और हम लोगों को अपने जो बेसिक स्टाफ था उसको सबको बाहर निकालना पड़ा, ऐसे हालात में मुझे लगता है हम जरूर चिंतित हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी देखभाल कौन करेगा। सर, इसके अलावा एक चीज़ और आ रही है कि खासतौर पर जो एक मेजर कंसर्न आ रहा है आतंकवादी गतिविधियों के लेके। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खासतौर पर वैली की अगर बात करें, तो वहाँ पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो अफ़गान लड़ाके हैं उनको यहाँ एक्सपोर्ट करके भेजा जाए और यहाँ स्थितियाँ ख़राब की जाएँ। अब चूँकि जब तालिबान वहाँ होगा तो उसके बाद से पाकिस्तान के लिए क्या और ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा कि वैली में वो जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए? तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए किस तरह की? देखिए, यही एक सवाल है जो सबको खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के जो संबंध हैं, पाकिस्तान ने ISI और अलकायदा के साथ जो संबंध हैं, अगर आप देखें अमेरिका उधर आया था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, ओसामा बिन लादेन तो चला गया, पर अलकायदा के जो संबंध हैं तालिबान के और पाकिस्तान के, और जिस तरीके से ISI ने उनको ट्रेन किया है, जिस तरीके से उनको जो फंडिंग आती है, चाहे वो सऊदी अरेबिया से आए, चाहे वो UAE से आए या चाइना से आए, सारा फंडिंग बाहर से है। ऐसे वक्त में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बड़ी धूर्ततापूर्वक भारत से बात करके सीज़ फायर भी फरवरी में कहा कि हम सीज़ फायर करें। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान ऑलरेडी सोच रहा था कि भारत को किस तरीके से कम LOC के ऊपर शांति बहाल की जाए, लेकिन उस शांति बहाल करने का मकसद पाकिस्तान का था कि किस प्रकार से उसके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रुप्स अफगानिस्तान में जाएं, अफगानिस्तान के अंदर वो किस तरीके से अपना पाँव जमा ले, और जब अफगानिस्तान में पाँव जमा लेंगे तो ये जो इतने सारे आतंकी इन्होंने तैयार किए हैं तालिबान के, उनको किस तरीके से भारत के अंदर भेज करके आतंक को फैलाया जाए, और ख़ासकर कश्मीर के अंदर। अगर आपको याद होगा तो तकरीबन 66 साल सिख रूल के आने से पहले अफगानों का रूल था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जबकि दुरानी जो रेन था उस वक्त उनके तकरीबन 28 गवर्नर 66 साल में अफगानियों के रहे हैं। ऐसे वक्त में हम लोगों को यकीन करना पड़ेगा कि किसी प्रकार से भी पाकिस्तान जो है वो LOC का दुरुपयोग ना करके और इस तरह के आतंकवादियों को ना ढकेले। दूरदर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, जिनका मानना है कि जो अफगानिस्तान में बदलते हालात हैं उनकी मद्देनज़र अगर ख़ास तौर पर वैली की बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसी के लिए ज़रूर एक चिंता के विषय है। उन्हें अपनी जो चौकसी है वो और बेहतर करनी होगी, जिससे कि जो अगर आतंकवादियों की कोई घुसपैठ होती भी है तो उससे बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। ये हमारा विक्रांत है, हमारा अपना विक्रांत। मैं दरअसल में बात कर रहा हूं INS विक्रांत की, भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो साल 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लड़ाकू क्षमता, उसकी पहुंच और बहुमुखी प्रतिभा देश की सुरक्षा में जबरदस्त क्षमताओं को लेकर आएगा। साथ ही ये वो दिन भी होगा
जब इंडियन नेवी दुनिया की टॉप 3 नौसेनाओं में शामिल हो जाएगी जिसके पास इस तरह के निर्माण की क्षमता है। केरल के कोच्चि शिपयार्ड में अपने निर्माण के आखिरी दौर में आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, समुद्र का बलवान आईएनएस विक्रांत अब अपनी धमक का एहसास पूरी दुनिया को कराने के लिए तैयार है। इस साल के आखिर तक इसका समुद्री परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। और साल 2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पे भारतीय नौसेना में शामिल करने की तैयारी है। कहते हैं कि नौसेना में कोई भी पोत, पनडुब्बी या जहाज कभी खत्म नहीं होता, वो बार बार नए अवतार लेता है। आईएनएस विक्रांत भी इसका अपवाद नहीं है। ये भारतीय नौसेना का वो जहाज है जिससे पाकिस्तान इस कदर खौफ खाता था कि 1971 के युद्ध में वो इसे किसी भी कीमत पर तबाह कर देना चाहता था। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत के जरिए पाकिस्तान पर कई तरह के दबाव बनाए। विक्रांत के पुराने अवतार को साल 1961 में 4 मार्च को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जिसका निर्माण ब्रिटेन के विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड में हुआ था। सालों तक अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बनाए रखने के बाद साल 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके बाद आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत के नए अवतार का निर्माण साल 2009 में केरल के कोच्चि शिपयार्ड में शुरू किया गया। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 860 फीट, बीम 203 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 203 फीट। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में आगे बढ़ सकता है। ये एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। आईएनएस विक्रांत पे जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। यही नहीं, इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान और 10 कामोव हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात होंगे। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस पर जमीन से हवा में मार करने में सक्षम 64 बराक मिसाइलों को भी लगाने की योजना है, जो इसकी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत पर एक साथ करीब 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। साथ ही इसे वेस्टलैंड सी किंग के अलावा स्वदेश निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर को इस विमान वाहक पोत पर तैनात करने की योजना है। इसकी फ्लाइट डेक 1.10 लाख वर्ग फीट की है, जिस पर से फाइटर जेट आराम से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। लागत की बात करें तो आईएनएस विक्रांत पर अब तक 22,000 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है। इस पर तैनात होने वाले लड़ाकू विमानों को लेकर भी काफी जद्दोजहद हुई। शुरुआत में तेजस को तैनात करने की योजना थी, लेकिन तेजस आईएनएस विक्रांत के हिसाब से भारी माना गया। इसके बाद डीआरडीओ एचएएल के साथ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विकसित कर रहा है। तब तक के लिए MiG-29 के फाइटर जेट इस पर तैनात किया जाएगा। दूसरी तैनातियों की बात करें तो आईएनएस विक्रांत पर एक साथ करीब 200 नौसेना के अधिकारी और 1100 से ज्यादा सेलर्स और एयर क्रू रह सकते हैं। इस पोत की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम
टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन ने रूस की वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग और मार्स के साथ मिलकर बनाया है। 1972 में हमने नीलगिरी बनाया, जब कोई और इंडियन इक्विपमेंट नहीं बन रहा था। उसके बाद अब 40 या 42 जहाज जो बन रहे हैं, युद्धपोत जो बन रहे हैं अभी भारतीय नौसेना के लिए, वो सब भारतीय शिपयार्ड में बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, कभी डिले हो जाते हैं, वो होगा, हमारी कैपेसिटी इतनी है नहीं, चाइना जैसे हम 20 जहाज एक साल में नहीं बना सकते, पर ये एक फेज़ है जिससे हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि हम अपने जितने जहाज़ हैं हम खुद इंडिया में बना सकते हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी, ये एक लेवल है जहाज़ का जो दिखाता है कि भारत में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मूव है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में बनाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव के मद्देनजर आईएनएस विक्रमादित्य के साथ एक अतिरिक्त विमान वाहक पोत काफी महत्वपूर्ण है। ये भारतीय नौसेना की उस वृहद कार्य योजना का हिस्सा है जिसमें नौसेना देश के पूर्वी और पश्चिमी जल क्षेत्र में अपनी प्रभावी मौजूदगी कायम रख सकेगी, बल्कि भारत की समुद्री सीमा में होने वाली तस्करी और आतंकी घटनाओं के लिए भी मुंहतोड़ जवाब होगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में भारत में बन रहे पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का दौरा किया और इसकी प्रगति का जायजा लिया। किस तरह से ये विमान वाहक पोत बन रहा है और क्या इसकी तैयारियां हैं और भविष्य में आखिर इसको किस तरीके से भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कमोडोर अनिल जय सिंह। सर, अगर हम खास तौर पर इस विमान वाहक पोत की बात करें जिसको अभी ISE-1 के नाम से जाना जाता है, क्या खासियतें हैं इसकी और किस तरीके से जो भारत में इसको तैयार किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और भारत की औद्योगिक शक्ति के लिए और भारत की नौसेना के लिए। ये विमान वाहक पोत जैसा बड़ा जहाज़ हम खुद भारत में बना सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगा है बनने में, पर जहाँ भी हमने जिस भी देश में विमान वाहक पोत बनते हैं जो 100 साल से भी बना रहे हैं, उनको भी दिक्कत होती है नया जहाज़ बनाने में, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है। तो मेरे ख्याल से जो हमने अभी तक किया है ये प्रशंसापूर्वक है। हमको इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम आगे कहाँ जा सकते हैं। विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना के लिए बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए ज़रूरी है, भारत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक अगर विश्व शक्ति बनना चाहता है और हिंद महासागर का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बनना चाहते हैं या हैं, तो उसको कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये इतनी नौसैनिक शक्ति होनी चाहिए कि कोई हमारे मैरिटाइम इंटरेस्ट के लिए या हमारे जो आसपास के पड़ोस के देश हैं उनके लिए कोई खतरा ना पैदा हो सके। उसके लिए भारतीय नौसेना को अपने आप को तैनात रखना पड़ेगा और ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि हिंद महासागर में, अब तो खैर उसको इंडो पैसिफिक का नाम दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत पैसिफिक का भी हिस्सा आ जाता है उसमें, उस पूरे इलाके में कोई ऐसी हरकत ना कोई कर सके हमारे खिलाफ। 90% से ज़्यादा हमारा ट्रेड समुद्र से आता है, 60% से ज़्यादा हमारा तेल समुद्र से आता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ से आता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी शक्ति नहीं हो, कोई देश की शक्ति हो या टेररिज्म हो या कुछ भी हो, जो इस ट्रेड को या इस तेल को कोई खतरा आ सके। और इसके लिए हमको एक शक्तिशाली नौसेना रखनी है और उसके लिए हमको विमान वाहक पोत उसमें ज़रूरी होते हैं। सर, नेवी सबसे पहले सेल्फ रिलायंट में बहुत आगे रहा है, हालांकि उसमें भी जो कंटेंट है वो 75% के आसपास जो भारतीय जो कंपनियां हैं वो अपना सामान इसमें लगा रही हैं। मेटलर्जी को लेकर अगर बात करें तो वो भी सेल की तरफ से मेटल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किस तरीके से मानते हैं कि जो ख़ास तौर पे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो विमान वाहक पोत हैं, उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन भारत के पास आता जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से बहुत ही प्रशंसापूर्वक बात है कि 75% पहला विमान वाहक पोत हमने बनाया। अगर हम 75% उसमें इंडिजिनाइजेशन ला सकते हैं तो ये भारतीय इंडस्ट्री के लिए, भारतीय टेक्नोलॉजी के लिए, भारतीय सरकार ने जो सपोर्ट किया है प्रोग्राम को, नौसेना ने जो सपोर्ट किया है प्रोग्राम को, इन सब को इसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि बहुत अच्छा किया है। क्योंकि कोई देश सैन्य शक्ति नहीं बन सकता अगर वो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट हो। जब तक आप सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे, जब तक आप सब कुछ इंडिजिनस का मतलब ये नहीं कि हर एक पुर्जा इंडिजिनस हो,
पर जब तक आपकी कोर कैपेबिलिटी जो आपकी मेन जो है जब तक वो इंडिजिनस नहीं होगी आप हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और हमारे साथ हो चुका है, जब 98 में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे तो कई देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे। तो इस दबाव के नीचे अगर भारत को कभी नहीं आना है, इसलिए हम उसके लिए हमको सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय नौसेना ने हमेशा इसमें आगे कदम लिया है और क्योंकि हमने ये किया है इसलिए अब इस स्थिति में है कि मेरे ख्याल से 42 से 44 के जहाज़ जो भारतीय शिपयार्ड्स में बन रहे हैं, जो नेवी ने ऑर्डर किए हैं, सब भारतीय शिपयार्ड में बन रहे हैं। पनडुब्बियाँ भारतीय शिपयार्ड में बन रही हैं। हमारी शिपयार्ड में कैपेसिटी अभी कम है, पर जैसे जैसे ऑर्डर आते रहेंगे, जैसे जैसे नौसेना बढ़ती जाएगी, ये शिपयार्ड्स की भी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये दो चीज़ें देखी जाएँ तो हमने जो अभी तक भारतीय नौसेना ने जो किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो खुद की शक्ति है, उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। खासतौर पर अगर INS विक्रांत IC-1 जिसे भविष्य में INS विक्रांत के नाम से जाना जाएगा, अगर वो शामिल होता तो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों हैं, दोनों तरफ हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा। जब हमें ज़रूरत है तो दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी करें, जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अगर ख़ासतौर पर इंडो पैसिफिक की बात भी की जाए कि जो हमारे ट्रेड इंटरेस्ट हैं उनको सेव करने की बात की जाए तो उसमें भी एक बहुत बढ़ोतरी हो। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट न सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे पास 3 होने चाहिए। नौसेना ने हमेशा बोला है कि हमारे पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। अभी तक ये, और आज से नहीं है, 1947 से बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। पर एयरक्राफ्ट कैरियर आसान चीज़ नहीं होती, सब लोग आपको देने के लिए तैयार नहीं है, हम खुद बना नहीं सकते थे, तो इसलिए कभी हमारे पास 2 से ज़्यादा नहीं रहे हैं। और हमेशा 2 भी तब हुए हैं जब एक बहुत पुराना हो गया, नया आया तो कुछ साल तक ओवरलैप हुआ है। पर ये पहली बार होगा कि विक्रमादित्य भी ज़्यादा पुराना नहीं है, जो हमारा दूसरा विमान वाहक पोत है, और विक्रांत बिल्कुल नया होगा। तो हमारे पास कई सालों तक कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास 2 बड़े डिस्टिंक्ट थिएटर हैं। एक हमारा पश्चिमी थिएटर है, एक हमारा पूर्वी थिएटर है, मैरीटाइम। पश्चिमी थिएटर भारत से लेके पूरा हमको गल्फ तक, ईस्ट अफ्रीका के शोर्स तक, उससे भी आगे तक हमारे इंटरेस्ट, मैरीटाइम इंटरेस्ट साउथ अमेरिका तक जाते हैं। अगर उनको हमको प्रोटेक्ट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास उतनी शक्ति होनी चाहिए। वैसे ही ईस्ट कोस्ट पे हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हम इंडो पैसिफिक में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप उधर बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने बोला है कि हमारे पास हमेशा 3 होने चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के रिफिट्स होते हैं, मेंटेनेंस पीरियड होता है। ऐसा कभी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे सी में जाने के लिए तैयार नहीं है, या अभी रिफिट में है या रिपेयर हो रहे हैं। तो कुछ भी स्थिति में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप ज़रूर होने चाहिए, अगर भारतीय नौसेना को अपनी सैन्य शक्ति और अपनी प्रीमियर पोजीशन हिंद महासागर में कायम रखनी है। सर, दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कॉमोडोर अनिल जयसिंह, जिनका मानना है कि जो INS विक्रांत है न केवल जो नेवी की ताकत है उसमें इजाफा देगा, बल्कि अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो उसमें जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे जो व्यावसायिक हित हैं, उनको भी हम आसानी से संभाल सकेंगे। कैमरामैन भीम के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। ऑपरेशन खुखरी, यही नाम जाबाजी के उस अभियान का है जिसने विदेशी धरती पर भी हमारे रणबांकुरों की अमिट छाप छोड़ दी। यह ऑपरेशन पश्चिमी अफ्रीका के सिएरा लियोन में वहां के विद्रोही संगठनों के खिलाफ चलाया गया। कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम ने इसे भी संभव बना दिया था। आतंकवादियों की एक ही डिमांड थी कि हम आतंकवादियों के सामने अपना हथियार समर्पण कर दें। तो 17 देश थे, उसमें से 16 देशों ने हथियार डाल दिए आतंकवादियों के सामने। सिर्फ हिंदुस्तान का सिपाही अपने पोस्ट पे खड़ा रहा।
जद्दोजहद के अंदर 75 डेज ये सिचुएशन इसी तरीके से बनी रही। हमारे पास लिमिटेड राशन था जो शायद चंद एक किलो के लिए हम खा सकते थे। उसके बाद हालात ऐसे हो गए थे कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हमने हर हालत में अपने देश का नाम, अपने देश की इज्जत को बना करके रखना था और इससे बड़ा मोटिवेशन एक सिपाही के लिए हो नहीं सकता। हर सिपाही ने वो 75 दिन अलग स्ट्रगल देखी है, इंडिविजुअली भी एंड एज अ कंपनी भी। सो इट वाज डिफिकल्ट। उनने जो वॉट एवर दे हैव गॉन थ्रू इन कैलाहॉन, उसको पेन डाउन करना बहुत डिफिकल्ट था। एवरी डे वाज वेरी यूनिक। दो 75 डेज, इट इज बेसिकली द सर्वाइवल ऑफ दोज इंडियन सोल्जर्स फॉर 75 डेज, because the breakout operation happened after 75 days, which lasted for 48 hours. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारतीय सेनाओं ने इन पंक्तियों को बार बार साबित किया है। हमारी कोशिश भी है कि हमारे जाबाजों की हर कोशिशों को, जांबाजी की हर कहानी को आपके सामने लाने की, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे आगे मौजूद हैं हमारे रक्षक।